गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker. Second chapter में हमने पढ़ा है कि किंगडम का क्लासिफिकेशन। इसमें हमने पढ़ा है कि सबसे पहले जो किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया गया था वो दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। किसके द्वारा? कार्योलस लिनियस के द्वारा। उसके बाद 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, वेयर इन सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट किंगडम। In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom. Second chapter में हमने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांट के बारे में। We must stress here that our understanding on the plant kingdom has changed over time. हमें समझना होगा कि शुरुआत में जब हमने खोज किया था, जैसे कार्योलस लिनियस ने खोज किया था, तो सिर्फ 2 ही किंगडम थे। तो उस समय एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स में, प्लांट किंगडम में एक वाइड रेंज था, सभी चीज को प्लांट में डाल दिया गया था बिना फर्दर क्लासिफिकेशन किए। उसी चीज को हम आगे यहाँ पर प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। जैसे कि fungi and the other member of Monera, Protista having cell wall have now been excluded from Plantae, though earlier classification placed in the same kingdom. शुरुआत में जो प्लांटे किंगडम था उसमें सभी कुछ थे, मोनेरा के भी कुछ मेंबर्स थे, प्रोटिस्टा के भी कुछ मेंबर्स थे और फंजाई के भी कुछ मेंबर्स थे, बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल। क्योंकि बच्चों हमें पता है जो मेन क्राइटेरिया था प्लांट और एनिमल किंगडम को समझने के लिए वो था सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल होता है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। पर फर्दर जब क्लासिफिकेशन हुआ तो अब फंजाई हो या फिर प्रोटिस्टा हो या मोनेरा हो, इन सभी के जो मेंबर्स थे जो पहले की प्लांट किंगडम में इंक्लूड थे, अब उन सभी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। आगे समझते हैं बच्चों। So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. तो जो पहले ब्लू ग्रीन अलगी में हम लोग पढ़ते थे साइनोबैक्टीरिया को, उसे भी हम अब अलगी नहीं कहते हैं। पहले के क्लासिफिकेशन में बच्चों सारी चीजों को एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया गया था, बट फर्दर जैसे जैसे क्लासिफिकेशन फर्दर मूव हुआ उन सब चीजों को हटा दिया गया। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब आउट अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। फर्दर जब प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन हुआ तो हमने इसमें सबसे पहले जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ा वो था अलगी का। उसके बाद हम लोगों ने ब्रायोफाइटा पढ़ा, फिर हमने टेरिडोफाइट्स पढ़े, जिम्नोस्पर्म और फर्दर जो अभी हम लोग के पास जो सबसे मॉडर्न प्लांट है उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। Let us look at the classification with angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. The earliest system of classification used only superficial morphological character. जो सबसे शुरू में प्लांटे किंगडम हो या उससे पहले जो भी क्लासिफिकेशन हो वो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे रहा। यहाँ पर 2 चीजों को समझने की जरूरत है, एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है और एक होता है एनाटॉमिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बच्चे होता है बाहरी जो भी हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं। और वहीं पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, बॉडी की बनावट जो कि अंदर से रहती है, उसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। जब आप डॉक्टर बन जाइएगा तो एनाटॉमी का एक अलग से बुक भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा फर्स्ट ईयर में। आगे देखिएगा, सच एज हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लिप्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? हैबिट हो सकता है, बाहर का कलर हो सकता है, कितने नंबर ऑफ लिप्स हैं या शेप ऑफ लिप्स हैं, ये सारे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे क्लासिफिकेशन हुआ था शुरुआती टाइम में। They were based mainly on vegetative character or on the androecium structure. Such system were artificial. इन सिस्टम को हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर समझने को मिलता है बच्चों। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप इस चीज को देख लीजिएगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। जब इस क्लासिफिकेशन को बेस्ड ऑन ओनली ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जब इन सभी कैरेक्टर को मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं
तो उन्हें हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये द से है आर्टिफिशियल। They separated the closely related species since they were based on few characteristics. Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. उस समय जब प्लांट किंगडम को आर्टिफिशियली बेस किया गया, किसके द्वारा? कार्लस लिनियस के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया कि वेजिटेटिव प्रॉपर्टी और सेक्सुअल प्रॉपर्टी को दोनों को ही इक्वल वेटेज दिया। जबकि आपको पता है वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज टोटली डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल एफिनिटीज, मतलब अगर टेम्परेचर हो, अगर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, चाहे वो क्लाइमेट हो, सॉइल हो सकता है फ्लड आ जाए, इन सब चीजों से ये पूरे के पूरे कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं। पर जो इंटरनल कैरेक्टर है, सेक्सुअल प्रॉपर्टी है, वो किसी के भी एक्सटर्नल इफेक्ट से चेंज नहीं होता है। तो हमें इस चीज को उस समय समझना था। अब सेकंड में जो फर्दर मॉडिफाई हुआ तो इसे कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज डेवलप्ड व्हिच वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज among the organisms and considered। अब इस वक्त जो नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल सिस्टम दिया गया वो टोटली डिपेंड था नेचुरल एफिनिटीज पे, जो कि नेचर के द्वारा बनाया जाता है, ना कि एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज पे। आगे देखते हैं बच्चों। नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर। इस वक्त पूरी की पूरी इंटरनल फीचर्स पे डिपेंड किया गया, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, छोटे से छोटे स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड किया गया नेचुरल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमी पे, एम्ब्रियोलॉजी पे और फाइटोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी जैसा कि मैंने बोला इंटरनल फीचर, शरीर का जो बनावट है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसे एनाटॉमी कहते हैं। अलग नेक्स्ट जो है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी होता है जब बच्चा माँ के पेट में एम्ब्रियो में रहता है तो उसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसके स्ट्रक्चर पे जब अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, जबकि सीड के अंदर है, तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो उसके भी स्ट्रक्चर पर पढ़ा गया, उसे भी उसी बेसिस पे हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को भी बांटते हैं फर्दर चल के। तो इस तरह से जो चेंजेस किए जाते हैं या क्लासिफाई किया जाता है उसे हम एम्ब्रियोलॉजी क्लासिफिकेशन कहते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री है। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। तो आपको समझना होगा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दिया था और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय जोसेफ डेल्टन हुकर एंड जॉर्ज बेंथम। अब कुछ क्लासिफिकेशन और हैं जो कि किया गया फर्दर, जैसे जैसे आगे बढ़े। तो पहला क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। देखिए फाइलोजेनेटिक का मतलब है, हमने शुरू से पढ़ा है दैट एवरी ऑर्गेनिज्म आर कम्स आउट आफ्टर द इवोल्यूशन, मतलब कि इवोल्यूशन होने के बाद ही कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को मॉडिफाई करते गए। हम भी इवॉल्व हुए हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, है ना, चिंपैंजीज से हम लोग इवॉल्व हुए हैं। तो वैसे ही हम जब प्लांट किंगडम को पढ़ते हैं तो इनके जो इवोल्यूशनरी रिलेशंस पढ़ते हैं, मतलब कि ये किससे प्लांट डेवलप किया है, फर्दर प्लांट किससे डेवलप किया है, इस तरह का जब इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। बच्चों कल मैंने चैप्टर 1 में टेक्सा समझाया था कि क्लासिफिकेशन करने के लिए जो सबसे छोटी बॉक्स होती है उसे हम टेक्सा कहते हैं। तो यहाँ पर भी इसी टेक्सा की बात हो रही है कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें कुछ टेक्सास में बांटा जाता है जिनके कैरेक्टर सेम होंगे। मतलब अगर कोई अलगी में है तो उनके कैरेक्टर सेम होंगे। अलगी में भी हम पढ़ेंगे रोडोफाइसिए, ग्रीन अलगी वगैरह, तो उस ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी, रेड अलगी, तो वो जब पढ़ेंगे तो वो टेक्सा कहलाएंगे। उनमें भी कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे जिसमें उन ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है। अगला जो है वो है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी विच इज नाउ इजीली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो जितने भी कैरेक्टर्स हम देखते हैं उन्हें हम नंबर और कोड से असाइन करते हैं ताकि हमें फर्दर जब हम इसके बारे में पढ़ें तो हमको इनके नंबर्स और कोड से समझने में चीजों को आसानी मिल सके। जैसे कि एक कैरेक्टर है, उसको 2 नंबर दिए। एक ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर है, सपोज दैट
एक कैरेक्टर है, उसके कलर का कैरेक्टर है, उसे 2 नंबर दिए। वो रेड अलगी है, लाल कलर का उसका कैरेक्टर है, उसे 2 नंबर दिए। फर्दर एक और ऑर्गेनिज्म मिला, उसका भी कलर रेड है, फिर उसे असाइन किए 2 नंबर में। जब हम 2 नंबर को कंप्यूटर में खोलेंगे तो हमें रेड प्रॉपर्टीज जिस जिस के होंगे उसके नाम वहां पर दिख जाएंगे। क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं? ताकि चीजों को हम बड़ी आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है साइटोटेक्सोनोमी। इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। साइटोटॉक्सोनोमी में सेल के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे कि क्रोमोसोम कितने हैं, चाहे उस सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का बिहेवियर क्या है। फाइनली जो लास्ट आपके बुक में डिनोटेड है वो है कीमोटेक्सोनोमी दैट यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन। तो इसमें हम लोग सेल के केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे अलगी का हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो। आपने मोनेरा में पढ़ा होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये भी क्या है? केमिकल बेस्ड है, तो इसे हम कीमोटेक्सोनोमी में बांट सकते हैं। तो कीमोटेक्सोनोमी में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल के बारे में। अगला टॉपिक है बाबू अलगी। चलिए एल्गी के बारे में समझते हैं। तो अगला टॉपिक है बच्चों अलगी। अलगी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉपिक लार्जली एक्वेटिक। क्या है? एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, मतलब इनमें क्लोरोफिल होता है। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह के टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल इसमें पाए जाते हैं। अगला है सिंपल। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है क्योंकि प्लांट किंगडम का ये शुरुआती फेज है, और जब भी भगवान शुरुआती चीजों को इवॉल्व करवाते हैं तो सबसे पहली चीज जो होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। तो इनके स्ट्रक्चर्स भी बहुत ही सिंपल हैं। थैलोइड, थैलोइड मतलब होता है थैलस। स्ट्रक्चर के नीचे में एक फुला हुआ स्वलन स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो बॉडी होती है इसके लोअर पार्ट में स्वलन फुला हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम थैलोइड कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक लार्जली एक्वेटिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट। ये बहुत सारे हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन पे, सॉइल पे या वुड पे। मोस्ट ऑफ देम आल्सो एसोसिएट इन फंजाई विथ फंजाई एंड एनिमल। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एल्गी का एसोसिएशन फंजाई के साथ होता है तो उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अलगी और फंजाई का हमने कहां पे देखा हुआ है? इन केस ऑफ लाइकेन। अगला जो हम लोग पढ़ते हैं, जब एल्गी जो होता है स्लोथ बियर के साथ रिलेशनशिप बनाता है। एक रिलेशन भी नहीं है, स्लोथ बियर सोए रहते हैं, उसके ऊपर एल्गी लग जाता होगा, और उसको हम याद रखिए बच्चों, पूछते हैं कि एल्गी किस एनिमल में पाया जाता है। नीट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और वहीं पर लाइकेन वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के लिए। द फॉर्म एंड द साइज ऑफ द एल्गी इज हाईली वेरिएबल। चाहे वो फॉर्म हो या एल्गी का साइज हो, ये बहुत ही चेंज होते हैं। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म की बात करें तो कभी कभी कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, मतलब सारे एल्गी साथ में होंगे, या फिर और कभी कभी तो ये फिलामेंटस फॉर्म भी पाए जाते हैं। बच्चों कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल याद रखिएगा, ये भी नीट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है कि कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी क्या एग्जांपल क्या है? तो वॉलवॉक्स है। और वहीं पर बात करें फिलामेंटस फॉर्म का तो उसका एग्जांपल जो है वो है उल्थोरिक्स और स्पाइरोगाइरा। अ फ्यू ऑफ मैरीन फॉर्म सच एज केल्प फॉर्म मेसी प्लांट फिगर। आप जैसे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बेस्ड ऑन देयर फॉर्म क्या पढ़ा हमने कि हो सकता है कि कॉलोनियल फॉर्म हो सकता है फिलामेंटस फॉर्म हो। सेकेंड में हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन देयर साइज, तो कभी कभी तो एल्गी एक मैसिव प्लांट बॉडी का भी स्ट्रक्चर बन सकता है। आपको लगेगा कि मानो एक प्लांट ही है, पर ये प्लांट नहीं होते हैं। याद रखिएगा एल्गी होता है, और उसका एग्जांपल भी याद रखिएगा केल्प इज दैट फॉर्म। केल्प वह फॉर्म है जो कि एक मैसिव प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर ले सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन का। तो पहला टाइप है द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली, सेक्सुअली। 3 मोड से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वेजिटेटिव मोड से, वेजिटेटिव मोड इनका क्या होता है? वेजिटेटिव मोड इज बाय फ्रेगमेंटेशन। स्ट्रक्चर है टूट गया, बॉडी नीचे गिरा मिट्टी पे, और यहां से फिर से एक नया प्लांट का ग्रोथ होगा, इसी के कहते हैं हम वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन टाइप। क्या हुआ माना? समझ में नहीं आ रहा? ओके,
कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, हर एक फ्रेगमेंट, जैसा कि मैंने कहा लोअर स्ट्रक्चर जो होता है जिसे हम थैलस कहते हैं, तो हर एक स्ट्रक्चर जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा टूट के मिट्टी पे गिरा है वहां पर पहले थैलस का फॉर्म होगा और फिर वहां से वो ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। अब बात करते हैं सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्स। तो बहुत सारे स्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें सबसे कॉमन जो टाइप है वो है जू स्पोर्स। दे आर फ्लैजिलेटेड एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो जू स्पोर्स जनरली क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड का मतलब है इफ इट हैज फ्लैजिला, फ्लैजिला हेल्प इन मोशन, तो ये क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मोटाइल होंगे। क्या होंगे, मोटाइल। मोटाइल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मूव कर सकता है एक ऑर्गेनिज्म से एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है बच्चों। सेक्सुअल, तो हमने एसेक्सुअल पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा, वेजिटेटिव पढ़ा। वेजिटेटिव में हमने क्या पढ़ा, बाय फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बच्चों हमने क्या पढ़ा, बाय जू स्पोर्स, और जू स्पोर्स भी कैसे, तो मोटाइल जू स्पोर्स। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है थर्ड फॉर्म, दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चों ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिएगा। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमीट के मिलने से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, हमें पता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होते हैं, जिनके बाद रिप्रोडक्शन होता है। दीज गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज और नॉन फ्लैजिलेटेड। ऐसा है कि इसको तीन भाग में बांटते हैं। पहला होता है इफ गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज, तो गैमीट्स जो कि सिमिलर इन साइज होंगे, पर इसमें भी दो टाइप है फर्दर, एक फ्लैजिलेटेड होंगे, दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। तो जो फ्लैजिलेटेड होंगे उनका एग्जांपल है उल्थोरिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड पर सिमिलर इन साइज का एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। याद रखिएगा बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो प्लीज इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कीजिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। तो बच्चों आइसोगेमस क्या है, जब गैमीट जो है वो सिमिलर इन साइज होंगे बट कुछ फ्लैजिलेटेड होंगे और कुछ नॉन फ्लैजिलेटेड। तो आइसोगेमस का मतलब हुआ गैमीट आर सिमिलर इन साइज। उसमें भी फ्लैजिलेटेड कौन से होते हैं, तो बच्चों उल्थोरिक्स होते हैं जिसमें, और नॉन फ्लैजिलेटेड क्या होते हैं, स्पाइरोगाइरा। अब एन आइसोगेमस का एग्जांपल पढ़ेंगे। एन आइसोगेमस का मतलब है जब गैमीट सिमिलर इन साइज नहीं होते हैं। तो इसके एग्जांपल में आपको पढ़ना है यूडोडीना, और अब आखिरी है ऊगेमस। देखिए बच्चों, जब भी आप गैमीट की बात कीजिएगा तो दो गैमीट पढ़िएगा, एक होता है मेल गैमीट, एक होता है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि यूनिवर्सली तो नहीं पर मोस्टली लगभग हर एक जगह पर सेम होते हैं। जैसे कि फीमेल गैमीट आर नॉन मोटाइल, फीमेल गैमीट मोटाइल नहीं होता है, और फीमेल गैमीट इज जनरली लार्जर देन द मेल गैमीट। वहीं पर जब मेल गैमीट की बात करते हैं तो मेल गैमीट आर जनरली मोटाइल, ये क्या होते हैं, मोटाइल मूवमेंट शो करते हैं, एंड मेल गैमीट इज जनरली स्मॉलर देन द फीमेल गैमीट। वेरी गुड मानव। फ्यूजन बिटवीन दिस वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज कॉल्ड ऊगेमस। तो बच्चों जब ऊगेमस क्या होता है, जब एक बड़ा सा नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट का छोटा सा मोटाइल गैमीट के साथ रिप्रोडक्शन होगा तो उसे हम कहेंगे ऊगैमीट। आप समझिएगा बच्चों, स्टैटिक है, रुका हुआ है, मेल गैमीट छोटा है, ये मूवमेंट करके आते हैं फीमेल गैमीट के पास और रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं बाय एन आइसोगेमस मेथड। इसके एग्जांपल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स। क्या एग्जांपल है बच्चों, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स। अगले पेज को समझते हैं बच्चों। अगले पेज में आपके फिगर हैं, कि सारे फिगर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी फिगर्स को, और साथ ही लेवल डायग्राम को लेवल कीजिएगा। बहुत बार पूछता है एग्जाम में, बहुत आप अगर PYQ उठाइएगा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 37 38 ईयर्स हो गए हैं नीट के, तो अगर आप 38 39 ईयर्स नीट के उल्टाते हैं पीछे के, तो आप देखिएगा 6-7 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। और बहुत ही बड़ी बात है कि एक पेपर में अगर ये क्वेश्चन 6-7 बार रिपीट हो चुका है, आई थिंक इस बार भी 2024 का जो पेपर आया है उसमें इनमें से एक फिगर का पूछा गया था, ये कौन सी फिगर है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं 11th के अलावा, तो इस फिगर को जरूर से जरूर लेवल्ड डायग्राम के साथ अपने कॉपी में बनाएं। आगे एल्गी का कुछ यूजेस समझते हैं। आज एल्गी के ही बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसिया, रोडोफाइसिया या फिर फायोफाइसिया के बारे में अगले दिन क्लासेस में पढ़ेंगे। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज, एट लीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो देखिए हाफ, समझिए इस चीज को, पूरे धरती पर जितना फिक्सेशन नहीं होता होगा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, उससे ज्यादा, मतलब क्या ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कैरीड आउट बाय द एल्गी। ठीक है बच्चों, अगला, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं बच्चों, ऑक्सीजन को देते हैं। फोटोसिंथेसिस में यही होता है, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन इन रिटर्न में इवॉल्व करते हैं। गौरव थोड़ा फोकस कीजिएगा। बीइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने बोला, ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं। दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। तो ये इनमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी पाया जाता है। मेनी स्पीसीज जैसे कि पेरफायरा, लैमिनेरिया, सरगैज्म आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन algae which is used as food। क्योंकि पैरामाउंट ऑफ एनर्जी है, पैरामाउंट को समझिए, एक हायर लेवल, पैरामाउंट शब्द का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि इसका मतलब है बच्चे एक हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें पाया जाता है। और इसी वजह से इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। 70 स्पीसीज को हम, अलगी के 70 स्पीसीज को हम खाते हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल जो कि कॉमन है वो पोरफायरा, लैमिनेरिया और सरगैज्म। नीट में ये भी बहुत बार पूछते हैं। कुछ और कैरेक्टर्स हैं जैसे कि सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड algae प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड। ये अपने अंदर पानी को होल्ड कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोकोलाइड। एग्जाम्पल के तौर पे एल्गिन है और कैराजिन है। एल्गिन क्या है बच्चों, ब्राउन एल्गी, और कैराजिन क्या है, रेड एल्गी। तो आप याद रखिएगा ये किस में पाया जाता है, एक कैरेक्टर जो ब्राउन एल्गी में भी है और रेड एल्गी में भी है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकोलाइड, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नाउ एल्गिन and carrageen which are commonly used as agar, one of the commercial product obtained from Gelidium gracilaria, are used as to grow microbe and preparation of ice cream and jellies। बच्चों एगर एक कमर्शियली चीज होती है जिसको हम बेचते हैं, और एगर से हम बनाते हैं आइसक्रीम और जेलीज। जस्ट जेली वगैरह आपने खाया होगा, या आइसक्रीम जो खाते हैं वो किससे बनता है, एगर से। अब ये एगर किससे मिलता है बच्चों, तो ग्रासिलेरिया और जेलिडियम से हमें एगर मिलता है। और इस एगर का यूज कहां होता है, तो इस एगर का यूज हम लोग करते हैं आइसक्रीम बनाने में और जेली बनाने में। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे बच्चे एल्गीन और कैराजिन, खासकर एल्गीन ब्राउन एल्गी है और कैराजिन रेड एल्गी है, जिससे हम एगर ऑब्टेन करते हैं। ये नीट में भी बहुत बार, ये जो पेज है ना, ये पूरा का पूरा नीट के लिए समझिए कि एक पैरामाउंट है आपके लिए, नीट पेपर के लिए। मतलब बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, तो इस लाइन को या फिर इस पैराग्राफ को एकदम रट लेना है। क्लोरेला यूनिसेलुलर रिच इन प्रोटीन एज ए फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एल्गी में होता है प्रोटीन का एक पैरामाउंट, मतलब प्रोटीन का एक इनॉर्मस सप्लाई। मतलब जो भी स्पेस में जाते हैं वो खाना तो खाएंगे नहीं, क्यों, अगर ज्यादा खाना खाएंगे तो ज्यादा वॉशरूम जाना होगा। अब उतना जगह नहीं होता कि बहुत ज्यादा वॉशरूम चले जाए, तो उनको खाना कम खाना है पर एनर्जी ज्यादा चाहिए, उसके लिए क्या खाएंगे, तो वो अलगी खाएंगे। कौन सा अलगी खाएंगे, तो एल्गीन। कौन सा खाएंगे, एल्गी। क्लोरेला, कौन सा खाएंगे, क्लोरेला। क्लोरेला से क्या मिलता है, इनको प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन, जो कि यूज करते हैं ये लोग स्पेस टाइम के दौरान एज अ फूड सप्लीमेंट। खाना नहीं खाकर ये क्या खा लेते हैं,
क्लोरेला को खाते हैं एक टैबलेट के फॉर्म में, और जिससे उन्हें एनर्जी मिल जाता है। बच्चों आगे इसके जो क्लासिफिकेशन है क्लोरोफाइसिए, फायोफाइसिए और रोडोफाइसिए, इस बारे में हम कल पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। बच्चों जाने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।